हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई स्टूडेंट प्लेटफॉर्म। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे BHU PET केमिस्ट्री 2015 का। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है। इसमें बोला है फॉर प्रोटॉन यानी कि वन हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर आपको GI का वैल्यू आपको गिवन है, मतलब कि G वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, G वैल्यू गिवन है। रेजोनेंट सेट 500 मेगाहर्ट्ज यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ है फॉर हाइड्रोजन यानी कि फॉर प्रोटॉन इन एन NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यानी कि ये क्वेश्चन कहाँ से है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से है। ऑपरेटिंग एट 11.7 टेस्ला, यानी कि आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग ये भी दिया हुआ है, यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं BZ। ठीक है, व्हाट मैग्नेटिक फील्ड वुड बी नेसेसरी टू ऑब्जर्व द रेजोनेंस ऑफ 13 कार्बन। उसका G वैल्यू आपको यहाँ पर दिया हुआ है और उसका आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसे अच्छे से टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए आपको दिया हुआ है वन हाइड्रोजन, ठीक है, यानी कि प्रोटॉन। प्रोटॉन के लिए आपको क्या बताया गया है, जो आपका GI वैल्यू है, मतलब G वैल्यू है, दैट इज 5.5857। ठीक है, और आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया गया है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 500 मेगाहर्ट्ज। और आपको क्या दिया गया है, ऑपरेटिंग ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इक्वल्स टू 11.7 टेस्ला। ठीक है, 11.7 टेस्ला। और आपको क्या बताया गया है, ये 13C के लिए आपको बताया गया है। ठीक है, 13C के लिए आपको G वैल्यू दिया गया है। G वैल्यू कितना होता है, GI दैट इज 1.4046। ठीक है, यानी कि आप जब देखेंगे ना तो ये जो G वैल्यू है ये हाइड्रोजन का लगभग 4 गुना है। ठीक है, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, मतलब ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये आपको तब भी पता होना चाहिए। ठीक है, GI ऑफ हाइड्रोजन बाई GI ऑफ 13 कार्बन। ठीक है, ये है 1 हाइड्रोजन। दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये आपको एक पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें आपको GI का वैल्यू दिया है, इसमें भी आपको इसका जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज ऑल्सो 500 मेगाहर्ट्ज। और क्या बताया गया है, इसमें आपको इसका BZ आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हम सभी लोगों को फॉर्मूला पता है। क्या क्या जो ये डेल्टा E होता है ना, दैट इज इक्वल्स टू H न्यू, ये तो सभी को पता है। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू क्या होता है, GI म्यू आई एंड BZ। ठीक है, या फिर आप इसे GN म्यू एंड BZ भी बता सकते हैं। तो यहाँ से यदि आप दोनों के ही केस में आप डेल्टा E को इक्वेट करेंगे, ठीक है, तो डेल्टा E ऑफ हाइड्रोजन इंटू डेल्टा E इज इक्वल्स टू डेल्टा E ऑफ 13 कार्बन। ठीक है, मैं यहाँ पर कार्बन ही बता रहा हूँ, विच इज इक्वल्स टू, देखिए, H म्यू डिवाइडेड बाई G म्यू और BZ, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू H म्यू डिवाइडेड बाई G म्यू और BZ। ठीक है, दिस इज फॉर 1 हाइड्रोजन, दिस इज फॉर 13 कार्बन। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहली बात यहाँ से H तो कैंसिल हो जाएगा। इसके आगे हम लोग लिखेंगे तो इसे हम लोग देखिए क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर है 500 डिवाइडेड बाई G वैल्यू कितना दिया है हम लोगों के पास हाइड्रोजन के लिए, 5.5857 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप म्यू म्यू को भी कैंसिल आउट कर दीजिए, दीज आर ऑल्सो सेम। 5.5857 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ से आपका BZ का वैल्यू दिया गया है दैट इज 11.7। दिस इज इक्वल्स टू आपका यहाँ पर फिर से फ्रीक्वेंसी इज 500 मल्टीप्लाइड बाई G वैल्यू आपका कितना दिया गया है 1.4046 और मल्टीप्लाइड बाई आपके पास BZ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका फ्रीक्वेंसी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, इस BZ का आपको वैल्यू लिखना है। तो देखिए BZ का वैल्यू आप कैसे लिखेंगे, दिस BZ फॉर
13 कार्बन, दिस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5.5857 डिवाइडेड बाई 1.4046 मल्टीप्लाइड बाई 11.7, ठीक है, ये उनका जी वैल्यूज का रेशियो हो गया, मल्टीप्लाइड बाई बीजेड ऑफ हाइड्रोजन, मतलब बीजेड ऑफ 1H, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, ये आपके पास करीब करीब आ जाएगा 46.8 टेस्ला। देखिए, ये आपको यदि BHU के लिए सॉल्व करना है तो वहाँ पर आपको कैलकुलेटर्स तो नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, तो वहाँ पर आपको एक रफ एस्टिमेशन करना है। वो क्या करना है, आपको मैंने ये रिलेशन बताया है, ठीक है, कि दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 4, तो इस पूरे वैल्यू को आपको क्या लिख देना है, इस पूरे वैल्यू को आपको 4 के अप्रॉक्स अज्यूम कर लेना है। फिर जब आप इसे करेंगे तो देखिए ये आपका वैल्यू कुछ ऐसा ही आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। 4 इंटू 11.7 दिस इज इक्वल्स टू 46.8 टेस्ला, ठीक है। तो आपको BHU के एंट्रेंस में आपको ऐसे अजम्पशन करने होंगे, बिकॉज यू विल नॉट बी प्रोवाइडेड विद एनी कैलकुलेटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिब्स डुहेम इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें बता रहा है गिब्स डुहेम इक्वेशन क्या होता है। देखिए, ये आपको या तो पता होगा या तो नहीं पता होगा, ये वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, गिब्स डुहेम इक्वेशन वो क्या होता है, समेशन Ni d mu i इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, समेशन Ni d mu i इज इक्वल्स टू 0, और इसमें क्या होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर इज फिक्स्ड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, which solvent would you prefer to determine the molar mass of a non-volatile non-ionic, देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, non-volatile non-ionic solute by freezing point depression method, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये आपका होता है KF, जो कि आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग को इसे ऐसे हैंडल करना है कि जिसका ये जो KF वैल्यू, ठीक है, जिसका KF वैल्यू ज्यादा, उसे हम लोग ज्यादा प्रीफर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका KF वैल्यू सबसे ज्यादा है 40, बाकी सबका बहुत कम है, तो दैट्स वाई दिस सॉल्वेंट वुड बी प्रीफर्ड, दैट इज कैम्फर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बताया गया है, द IR स्पेक्ट्रम ऑफ H2O shows 3 bands. How many bands do you predict for CO2, ठीक है। H2O के लिए हम लोग को 3 बैंड शो कर रहे हैं, तो CO2 के लिए हम लोग को कितने बैंड शो करेंगे, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्लियरली बता दिया है कि आपको इसमें करना क्या है ना। ये हम लोग सभी को पता है कि हम लोग को इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखना है, ठीक है। तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, 3n, जिसमें से यदि हम लोग का जो मॉलिक्यूल है, इफ दैट इज पॉलीएटॉमिक एंड नॉन लीनियर, सॉरी पॉलीएटॉमिक, फिर इसमें 2 केस आ जाएंगे, एक हो जाएगा लीनियर, एक हो जाएगा नॉन लीनियर, ठीक है। अब इसमें यदि हम लोग को क्या देखना है, देखिए ये क्या बता रहा है, IR स्पेक्ट्रम को हम लोग एक और नाम से क्या जानते हैं कि वो होता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम काउंट करना है, ठीक है, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम काउंट करना है। तो वो कितने होते हैं, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, फॉर लीनियर दिस इज इक्वल्स टू 3n-5, एंड फॉर नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक दिस इज इक्वल्स टू 3n-6, है ना। तो यदि आप H2O का स्ट्रक्चर देखेंगे, H2O कैसा होता है, ये होता है H2O का स्ट्रक्चर बेंट शेप, ये क्या है, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर है, ठीक है। तो यानी कि इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, 3n-6, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स है 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 3 -6 दैट इज इक्वल्स टू 9-6 दैट इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये हम लोग का फर्स्ट वाला पार्ट तो मैच कर गया, देखिए यहाँ पर बताया गया है 3 बैंड्स। सेकेंड वाले में देखिए हम लोग को CO2 देखना है, CO2 का शेप आपको पता है, दिस इज लीनियर शेप। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, 3n-5, है ना, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक है, 3n-5 यूज करेंगे। सो दैट वुड बी इक्वल्स टू, इसमें 3 एटम इसमें भी है, सो 3 × 3 -5, यानी कि ये हो जाएगा आपका 9-5 दैट इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 4।
तो हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर CO2 देयर विल बी 4 IR बैंड्स। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको ऐसे क्वेश्चन आराम से सॉल्व करना आना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं 30। द मिनिमम एनर्जी for which of the following systems is zero? The minimum energy for which of the following system is zero? ठीक है, किसके लिए एनर्जी जीरो होता है? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, देखिए ये क्वेश्चन क्वांटम से है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम होता है क्या, या वाइब्रेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है क्या, या रोटेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है क्या, या मॉलिक्यूल कन्फाइंड इन 3D बॉक्स होता है क्या? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा क्वांटम ये फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी आप इसे रिलेट कर सकते हैं या क्वांटम से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये हम लोग सभी को पता है। देखिए वाइब्रेशन मॉलिक्यूल में क्या होता है, इसमें तो कभी जीरो मतलब जीरो एनर्जी कभी होता ही नहीं है। ठीक है, वाइब्रेशनल डायटोमिक मॉलिक्यूल में, ये आपको पता है, इज इक्वल्स टू न्यू प्लस हाफ करके फिर उसमें एक फॉर्मूला रहता है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, ये जो रोटेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है, इसका यदि आप फॉर्मूला देखते हैं तो E इज इक्वल्स टू BJ, J+1। ठीक है, जिसमें क्या होता है, J इज इक्वल्स टू 0 1 2 कर करके होता है ना। J क्या होता है इसमें, रोटेशनल क्वांटम नंबर। तो यदि सपोज आप पुट करते हैं 0, ठीक है, यदि आप पुट करते हैं 0 मतलब मिनिमम एनर्जी चाहिए, तो फिर J का भी वैल्यू आपको मिनिमम लेना पड़ेगा। यदि आप J इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो E इज इक्वल्स टू B इंटू 0 इंटू 0+1। तो किसी भी क्वांटिटी को यदि आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि जो ये आपका E मिनिमम है दैट इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो मिनिमम एनर्जी रोटेशनल डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में तो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, बाकी किसी भी केस में मिनिमम एनर्जी 0 नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। T½ ऑफ 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यानी कि ये क्या है, ट्रिटियम है, ट्रिटियम। ठीक है, 3 हाइड्रोजन इज 12.3 ईयर्स। ठीक है, आपको इसका हाफ लाइफ दिया गया है। इफ 48.0 ग्राम ऑफ 3 हाइड्रोजन इज रिलीज्ड फ्रॉम ए न्यूक्लियर पावर प्लांट ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट, what mass of the nuclide would remain after 49.2 years? ठीक है, ये आपको क्या बताया गया है, आपको इसका T½ बताया गया है, आपको उसका वेट बताया गया है। ठीक है, और बता रहे हैं कि यदि हम लोग इसे 49.2 ईयर्स तक यदि हम लोग इसे छोड़ दें तो ये कैसे होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, अच्छे से देख लीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग को K का वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। तो K हम सभी को पता है कि ये क्या होता है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है ना। तो K का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, K इज इक्वल्स टू 0.693 बाई T½ है ना। तो विच इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाई 12.3 ईयर। ठीक है, 12.3 ईयर। सो ये यदि हम लोग इसको यूनिट में लिखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू ईयर इनवर्स। ठीक है, तो K का यूनिट हो जाएगा ईयर इनवर्स। अब हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो ये हम सभी लोगों को पता है कि K का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसे जब हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो K इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाई 12.3। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पर पुट करेंगे इसका जो इसका जिस ईयर तक हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो 1/49.2 यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ln ऑफ, फिर आपको यहाँ पर कंसेंट्रेशन लिखना है। ठीक है, जो इसका इनिशियल कंसेंट्रेशन था 48। ठीक है, और जो इसका फाइनल कंसेंट्रेशन होगा, जो मतलब कि बचेगा, उसे हम लोग A ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कैसे होगा, ये 49.2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.693 मल्टीप्लाइड बाई 49.2 डिवाइडेड बाई 12.3। ठीक है, इज इक्वल्स टू ln ऑफ 48/A। ठीक है, और ये आप क्या देख रहे हैं, ये आपस में कैसे कैंसिल आउट होंगे, 4 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है,
4 से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऐसे आपको शॉर्टकट्स अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये BHU है, आपको मैं बार बार ही बता रहा हूँ कि आपको अप्रोक्सीमेशन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू करीब करीब आ जाएगा, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करीब आ जाएगा 2.772। दिस इज इक्वल्स टू ln ऑफ 48/a। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू a वुड बी इक्वल्स टू 3 मिलीग्राम। ठीक है, यहाँ से आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो a वुड बी इक्वल्स टू 3 मिलीग्राम। ठीक है, तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, a वुड बी इक्वल्स टू 3 मिलीग्राम। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज फाउंड दैट अ पार्टिकल ऑफ मास m इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स, 1D बॉक्स। ठीक है, 1D बॉक्स का क्वेश्चन है, क्वांटम ऑफ लेंथ l, उसका लेंथ l दे दिया गया, उसका मास m दे दिया गया है। ठीक है, मास इज m, लेंथ इज l, कैन बी एक्साइटेड फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 1 to n is equals to 2 state by a light of frequency nu. If the length of the box is double, यानी कि इस l को यदि हम लोग कर देते हैं 2l, ठीक है, the frequency needed to produce n is equals to 1 to n is equals to 2 transition becomes, ठीक है, यदि हम लोग l को 2l कर देते हैं तो ये सेम एक्साइटेशन के लिए, ठीक है, कितना फ्रीक्वेंसी चाहिए होगा। ठीक है, देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर ये है हम लोगों के पास, देखिए ये है n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, डेल्टा ई। ठीक है, और 1D बॉक्स के लिए डेल्टा ई का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है। ठीक है, ये 1D बॉक्स है ना, तो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच न्यू विच इज इक्वल्स टू 3h² डिवाइडेड बाई 8ml²। ठीक है, और ये आपको पता है कि ये 1D बॉक्स है। ठीक है, 1D बॉक्स है, तो इसका लेंथ आपको क्या बताया गया है, 0 से लेकर l। अब यही आपको बता रहा है कि यदि ये लेंथ हो जाए 2l, ठीक है, 0 से लेकर के 2l हो जाए तब क्या केस होगा। ठीक है, ये आपको बता रहे हैं, है ना। तो यदि सपोज इफ l इक्वल्स टू 2l, ठीक है, तब यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग ले लेते हैं ν2, इसको हम लोग ले लेते हैं ν1। ठीक है, तो ν2 क्या हो जाएगा आपके पास, दिस वुड बी इक्वल्स टू 3h² डिवाइडेड बाई 8m। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 12²। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए अच्छे से, यहाँ से क्या हो जाएगा 3h² डिवाइडेड बाई ये 2 का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और बचेगा क्या यहाँ पर 8ml²। ठीक है, और इस पूरे को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 1/4 से। ठीक है, क्योंकि नीचे यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये जो आपको वैल्यू मिला है 3h² बाई 8ml², देखिए यहाँ से क्या मैच कर रहा है, सो दिस वुड बी इक्वल्स टू ν1, है ना, यानी कि ये जो आपका ν2 है, ν2 वुड बी इक्वल्स टू ν1/4। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सो ν2 वुड बी इक्वल्स टू ν1/4। तो हम लोग का कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत सिंपल था, है ना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, HI and DI, ठीक है, आर मेड टू अंडरगो द सेम ट्रांजिशन J इज इक्वल्स टू 0 से J इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसी से आपको आइडिया हो रहा है कि ये कहाँ से है, रोटेशनल। आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ के ही आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, दिस इज फ्रॉम रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, द लाइट फ्रीक्वेंसी कॉजिंग द ट्रांजिशन फॉर HI इक्वल्स टू न्यू। ठीक है, HI के लिए फ्रीक्वेंसी है न्यू। Approximately which frequency would you expect to induce the same transition in DI? ठीक है, HI के लिए हम लोग को बताया गया है, मगर हम लोग को निकालना है DI के लिए। ठीक है, हम लोग को DI के लिए निकालना है, तो ये हम लोग देखिए कैसे करेंगे। हम लोग को कौन सा फ्रीक्वेंसी निकालना है, दैट इज फ्रॉम J इज इक्वल्स टू 1 से J इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, और एनर्जी गैप दैट इज डेल्टा E, दिस इज इक्वल्स टू 2b, ये आप सभी को पता है। ठीक है, एनर्जी गैप इज इक्वल्स टू 2b, है ना। अच्छा, मतलब ये जो J इज इक्वल्स टू
J इज इक्वल्स टू 0 से J इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ पर डेल्टा E है, दिस इज इक्वल्स टू 2B। अच्छा, और यानी कि डेल्टा E को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू H न्यू, और B हम लोग के पास क्या वैल्यू आता है, B का वैल्यू आपको याद होगा H/8 पाई स्क्वायर IC, ठीक है, H/8 पाई स्क्वायर IC, ठीक है। तो यहीं से यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो H न्यू इज इक्वल्स टू 2 इंटू H/8 पाई स्क्वायर IC, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि H कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू, सो न्यू इज इक्वल्स टू 2/8, 2/8 को भी हम लोग और फर्दर भी कर सकते हैं, चलिए छोड़ देते हैं, 2/8 पाई स्क्वायर IC, ठीक है। अब आपको क्या पता है, ये जो न्यू है, ठीक है, दिस न्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/μ, है ना, दिस न्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/μ, ठीक है। ये आपको कैसे पता, बिकॉज ये जो I है दिस इज इक्वल्स टू μr², ठीक है। सो दिस न्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/μ, ठीक है। और ये जो म्यू HI है, देखिए ये हम लोग म्यू कैसे निकालते हैं, सपोज हम लोग के पास दो मास है M1 M2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग म्यू कैसे निकालेंगे, M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है ना, ऐसे करके हम लोग निकालते हैं, ये आपको पता होगा। तो उसी को हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा करीब 81/82, ठीक है। और जो म्यू DI है दिस वुड बी इक्वल्स टू 162/83, है ना। देखिए ये क्वेश्चन तो आपको सिंपल देख के ही पता चल रहा है कि HI और DI के बीच में किस चीज का फर्क होता है, दैट इज फॉर देयर वेट, ठीक है ना, उनका जो मास होता है, ठीक है, उसी का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, म्यू HI, ठीक है, डिवाइडेड बाई म्यू DI, दिस इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये न्यू का इन दोनों का फ्रीक्वेंसी का रेशियो है, दैट वुड बी इक्वल्स टू देयर म्यू DI, ठीक है, ये इनवर्स रिलेशन था, डिवाइडेड बाई म्यू HI, so this would be equals to 162/83 मल्टीप्लाइड बाई 82/81, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, आई होप सो। अच्छा, सो दिस वुड बी इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से आप क्या देखेंगे, 81 और 162 कैंसिल आउट हो रहा है 2 से, ठीक है। सो दिस वुड बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 82 डिवाइडेड बाई 86, सॉरी ये 83 था, है ना, आई एम सॉरी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाई 83 हो जाएगा, ठीक है। सो इसको यदि आप फर्दर सॉल्व करेंगे, है ना, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस वुड बी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 2 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों करीब करीब सेम ही हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बीच में हमको अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करना ही होगा, ठीक है। तो ये जो म्यू HI है एंड म्यू DI है, इनका रेशियो ये हो जा रहा है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या इन्फर करेंगे कि ये जो हम लोग का म्यू DI है दैट इज इक्वल्स टू म्यू HI डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और म्यू HI का वैल्यू हम लोग को कितना दिया है, सपोज उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं न्यू और बाई 2, ठीक है। तो जो हम लोग का फाइनल जो आंसर आ जाएगा दैट वुड बी न्यू बाई 2, ठीक है। तो ये आ गया हम लोग का फाइनल आंसर, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है, देखिए द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर 1s स्टेट, ठीक है, 4r² psi1s² इंडिकेट्स दैट, क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स दैट द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू of the distance from the nucleus is 0, है ना। It indicates that the most probable value of distance from the nucleus is 0, यही ये इंडिकेट करेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये किस लिए हुआ, बिकॉज इट वॉज फॉर 1s, ठीक है, ये 1s के लिए था, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट H2+, ठीक है, H2+ इज फॉल्स, आपको इस पर ध्यान देना है कि ट्रू पूछा है कि फॉल्स पूछा है, अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है।
द नॉन डिजेनरेट LCAO MOs विदाउट स्पिन मस्ट बी इधर सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। द लोएस्ट MO विदाउट स्पिन ये ठीक है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा ये जो H2+ के लिए जो होता है, सो द लोएस्ट MO, ठीक है, विच इज इट शुड बी सिमेट्रिक, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये थर्ड ऑप्शन क्या है, द MOs are transformed into atomic orbitals of helium as the two nuclei are fused together. The ground state has a multiplicity of 2. ठीक है, तो इस पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ये, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज हम लोग का जो MO होता है, ठीक है, जो लोएस्ट MO, ठीक है, ऑफ द मॉलिक्यूल, दिस इज सिमेट्रिक, ना कि एंटी सिमेट्रिक। ये होता है सिमेट्रिक विद इन्वर्जन, ठीक है, सिमेट्रिक विद इन्वर्जन, ये एंटी सिमेट्रिक नहीं होता है। सो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर वेल बिहेव्ड क्वांटम मैकेनिकली, ठीक है। तो एक वेल बिहेव्ड फंक्शन के लिए, ठीक है, वेल बिहेव्ड फंक्शन के लिए 2-3 उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। एक होता है इट शुड हैव फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। सेकेंड, इट शुड बी कंटिन्यूअस, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, इट शुड ओबे बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है, ओबे बाउंड्री कंडीशंस, एंड फोर्थ, इट शुड ओबे, मतलब इट शुड बी सिंगल वैल्यूड, ठीक है। ये 4 मेजर इसके कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है, फॉर टू फाइंड अ वेल बिहेव्ड फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है कि ये फाइनाइट है कि नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग का ये सब फंक्शन दिया है, इसमें हम लोग x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे। यदि उसका वैल्यू इन्फिनिटी आ गया, यानी कि वो फाइनाइट नहीं रहा, वो तो इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, तो वो एक वेल बिहेव्ड फंक्शन नहीं होगा। इसमें देखिए, यदि आप इन्फिनिटी पुट करते हैं, x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, सो दिस वुड बी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इसमें भी यदि आप इन्फिनिटी पुट करते हैं तो दिस वुड बी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, इनमें लेकिन देखिए, यदि आप इन्फिनिटी पुट करते हैं इसमें, तो ये इन्फिनिटी नहीं आएगा, ठीक है, ये इन्फिनिटी नहीं आएगा, लेकिन आपको इसमें फिर बाउंड्री कंडीशन भी पूरे करने होते हैं, ठीक है। यानी कि आपको इसे प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों वैल्यूज के लिए देखना है, ठीक है, ये बाउंड्री के लिए होता है, ठीक है। तो यदि आप बाउंड्री के लिए देखेंगे तो उसमें ये वाला वैल्यूज फुलफिल नहीं करता है, ठीक है। इसमें 2 अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगे, लेकिन वो सेम आने चाहिए, वो 0 आना चाहिए, ठीक है। बाउंड्री में जो वैल्यू होता है दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। इसमें आप सॉल्व करेंगे तो इट वुड बी समथिंग डिफरेंट, ठीक है, मगर इसमें जब आप सॉल्व करने जाएंगे सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 0। सो दैट्स वाई आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइगन फंक्शन ऑफ d² ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पर पूछा है नॉट, ठीक है। देखिए, तो आइगन फंक्शन क्या होता है कि यदि सपोज ये हम लोग के पास एक आइगन फंक्शन है, ठीक है, इसमें हम लोग एक कोई ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एक हम लोग कोई ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग को एक कुछ वैल्यू मिलता है, फिर हम लोग को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से हम लोग को अपना ये आइगन फंक्शन बैक मिल जाता है, ठीक है। यदि हम लोग को ये बैक मिलता है तभी हम लोग बोलेंगे कि ये एक आइगन फंक्शन है, मतलब इस ऑपरेटर के लिए ये एक आइगन फंक्शन हुआ, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, जो ये फर्स्ट एग्जांपल है e⁴ax, ठीक है, इसमें यदि हम लोग ∇² लगाएंगे, ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या जाएगा ae⁴ax, फिर इसमें हम लोग सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा a²e⁴ax, ठीक है। इसे आप सेपरेट करेंगे तो दिस वुड बी a² और यहाँ पर e⁴ax, ठीक है, ये हम लोग को बैक मिल गया है। सो दिस इज आवर, तो ये तो एक आइगन फंक्शन है। सिमिलरली आप e⁴ax² का भी करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए क्या आ जाएगा, इसे भी आप ऐसे सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। तो 2ax e⁴ax², ठीक है, इसे भी आप ऐसे फर्दर एक और बार इसका डेरिवेटिव वगैरह करेंगे तो भी आपको यहाँ पर इसका आइगन फंक्शन मिल जाएगा। सिमिलरली यदि आप cos x का करेंगे, ठीक है, तो यदि आप cos x का करेंगे, ठीक है, तो cos x का फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा -sin x, ठीक है, फिर आप sin x का डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 बार डेरिवेटिव करना है ना,
सो साइन एक्स का फर्दर डेरिवेटिव करेंगे, सो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये माइनस साइन को आप एक कांस्टेंट वैल्यू मान के कॉस एक्स आपको मिल गया, आपका जो इनिशियल आइगन फंक्शन था। ठीक है, मगर यदि आप करते हैं डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, इसको आप ए एक्स प्लस बी के साथ करेंगे। ठीक है, तो इसका जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इट वुड बी ए। फिर जब इसका आप सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव का आंसर हो जाता है 0। तो आपको तो आपका आइगन फंक्शन वापस मिला नहीं, सो दिस वुड नॉट बी एन आइगन फंक्शन फॉर दिस ऑपरेटर। ठीक है, सो हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट वुड बी इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, द ऑपरेटर माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट्स। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, देखिए ये भी आपको पता होना चाहिए, दिस इज फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स, है ना। सो ये आपको पता होना चाहिए। सो दिस रिप्रेजेंट्स काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर ये रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूंगा कि आप एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर भी देख लेना, टोटल मोमेंटम ऑपरेटर देख लेना, और लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर और टोटल एनर्जी ऑपरेटर भी आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि मे बी नेक्स्ट ईयर इनमें से किसी एक में से क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड्स थ्रू एन इंटरमीडिएट। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में क्या इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, ये आप सभी लोगों को पता है। देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोग कैसे करते हैं, है ना। ये हम लोग का सपोज है बेंजीन रिंग। ठीक है, इसमें यदि हम लोग एक इलेक्ट्रोफाइल एक ऐड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये बेंजीन रिंग इस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा आपके पास, देखिए इसके बाद इसके ऊपर हाइड्रोजन होता है ना, तो एक हाइड्रोजन होगा और एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, और ओवरऑल इस पूरे रिंग में क्या होगा, एक ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस वुड बी अ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, बेंजाइन वगैरह तो कहाँ फॉर्म हो रहा है, एनाइन वगैरह तो कहाँ फॉर्म हो रहा है, फिनाइल का टाइम भी नहीं है, दिस वुड बी अ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट, ऑप्टिकली एक्टिव 2-octanol rapidly loses its optical activity when exposed to क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्टिकली एक्टिव 2-octanol का हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ऑक्टानॉल यानी कि 8 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर है 2-octanol। ठीक है, अब इसको आप किससे ट्रीट करेंगे तो इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी लूज हो जाएगा, है ना। तो यदि सपोज हम लोग इसे ट्रीट करते हैं विथ H+ से हम लोग इसे ट्रीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोटॉन, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है ये इसको अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा आपके पास OH2+, एक SF का फॉर्म हो जाएगा OH के जगह पर। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, -H2O हो जाएगा। ठीक है, -H2O हो जाएगा, तो यहाँ पर जो ये आपका ऑक्टानॉल है इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब फर्दर यदि हम लोग इसमें फिर से H2O का एडिशन करते हैं या, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है, तो ये प्लेनर है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि बोथ साइड से इसमें OH- एंटर कर सकता है। ठीक है, तो इसमें इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी लूज हो जाएगा। ठीक है, यदि ये R कॉन्फ़िगरेशन में है सपोज, तो इसमें ये R भी हो सकता है, S भी हो सकता है, दैट्स वाई इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी लूज हो जाएगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये दोनों तो कभी भी नहीं होते, लाइट और ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी से क्या ही होता है। अच्छा, नेक्स्ट, द रिलेटिव रेट्स ऑफ नाइट्रेशन ऑफ RC6H5 where R is equals to CH3, NO2, OH and Cl। ठीक है, ये आप सभी लोगों को देखना है क्या, इसमें इसका नाइट्रेशन करना है। ठीक है, ये है हम लोगों के पास, क्या है, ये बेंजीन रिंग है, ये हो गया R। आपको इसका क्या करना है, नाइट्रेशन करना है ना, यानी HNO3 और H2SO4 आपको इसका नाइट्रेशन करना है। ठीक है, यानी कि आपको इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है। इसमें आपको क्या देखना है, इसमें हमको ये देखना है कि कौन सा ये जो ग्रुप है R, ये रिंग को कितना ज्यादा एक्टिवेट करता है यानी कि उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है,
कौन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, है ना, तभी तो इसमें ये अच्छे से सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्योंकि रिंग का डेंसिटी जितना ज्यादा होगा उतना वो तेजी से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग के पास कौन कौन सा बताया गया है, देखिए, एक है हम लोग के पास CH3, एक है हम लोग के पास NO2, एक है हम लोगों के पास OH, एक है हम लोग के पास Cl, ठीक है। तो CH3 में क्या डोमिनेट करता है, प्लस H इफेक्ट डोमिनेट करता है। NO2 में क्या करता है, माइनस M इफेक्ट डोमिनेट करता है। OH में क्या करता है, प्लस M इफेक्ट डोमिनेट करता है। Cl में क्या करता है, माइनस I इफेक्ट डोमिनेट करता है, ठीक है। अब ये आपको पता होगा क्या, कि ये जो प्लस H हो गया, प्लस M हो गया, प्लस I हो गया, ये सब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ये सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग को इंक्रीज करता है। जबकि ये जो माइनस H हो गया, माइनस M हो गया, माइनस I हो गया, ये सब क्या करता है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए, ये प्लस वाले पहले चाहिए, उसमें भी आपको क्या ऑर्डर पता होना चाहिए, ऑलवेज M मोर देन H मोर देन I, ठीक है, प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, ऑलवेज M मोर देन H मोर देन I। तो अब इनको हमको अरेंज करना है, ठीक है। तो प्लस वाला पहले तो OH मोर देन CH3 मोर देन Cl मोर देन NO2, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, देखिए, M मोर देन H, ठीक है, प्लस प्लस पहले आ गया। अब हम लोग माइनस में देखेंगे, देखिए, माइनस I मोर देन माइनस M, ठीक है, जितना ये माइनस वाला कम होगा उतना अच्छा है, ठीक है। तो ये हम लोग का ऑर्डर हो गया OH CH3 Cl NO2, ठीक है, OH CH3 Cl NO2, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। E2 रिएक्शन में बाइमोलिकुलर रिएक्शन होता है, हाँ, इसलिए E2 है, 2 यानी कि बाइमोलिकुलर रिएक्शन, सो दिस इज ट्रू। पर हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉट ट्रू, इसमें आपको ध्यान देना है, तो दिस इज ट्रू। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, हाँ, दिस इज ऑल्सो ट्रू। इसका रिएक्टिविटी रेट क्या होता है, RI, RBr, RCl, हाँ, ये भी सही है, यही रेट होता है E2 रिएक्शन के लिए। मगर इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, क्योंकि ये तो एकदम कंसर्टेड टाइप का रिएक्शन होता है, ठीक है ना। E1 में रीअरेंजमेंट वगैरह हो सकता है, मगर E2 में नहीं होता है। तो E2 के लिए नॉट ट्रू क्या है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन नेवर अकर्स इन E2, ठीक है, ये वाला इसीलिए ऑप्शन गलत है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द लिस्ट द कंपाउंड्स इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी, ठीक है, इनको हम लोग को एसिडिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, देखिए, सबसे पहला है हम लोग के पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए, इसके लिए ना सिंपल एक काम करना है हम लोगों को, क्या, इसमें से एक एक करके हम लोगों को हाइड्रोजन को हटा देना है और इनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज लगा देना है, ठीक है। तो सबसे पहला वाले में यदि हम लोग करते हैं, है ना, तो इसमें क्या होगा, CH नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग करेंगे क्या, CH2 नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव बॉन्ड CH3। नेक्स्ट में हम लोग करेंगे क्या, CH2 नेगेटिव बॉन्ड यहाँ पर है आपके पास CHO, ठीक है। इसमें करेंगे तो क्या होगा, देखिए, C नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या करना है, ये जो नेगेटिव चार्ज है दिस इज प्रेजेंट ऑन sp2 कार्बन, ये जो नेगेटिव चार्ज है दिस इज प्रेजेंट ऑन sp3 कार्बन, ये जो नेगेटिव चार्ज है दिस इज प्रेजेंट ऑन sp कार्बन, ठीक है। तो हम लोगों को क्या पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, sp मोर देन sp2 मोर देन sp3, ठीक है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज वुड बी मोर स्टेबल, ठीक है, ये हम लोगों को पता है, नेगेटिव चार्ज वुड बी मोर स्टेबल। यानी कि ये जो एसिडिटी है, यदि नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है यानी कि वो हो जाएगा मोर एसिडिक, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया होगा कि द स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, ठीक है। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा तो उसका एसिड स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या दिख रहा है यहाँ से, ये जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज स्ट्रॉन्गर देन CH3 बॉन्ड CH3। अच्छा, अब आता है हम लोग इसमें, ठीक है। इसमें देखिए ये sp3 कार्बन पद तो है, लेकिन वो यहाँ पर मायने ही नहीं रखेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, रेजोनेंस, यहाँ पर आ गया आपके पास रेजोनेंस, ठीक है। ये क्या शो करेगा, रेजोनेंस शो करेगा, यानी कि -m इफेक्ट शो करेगा।
और रेजोनेंस के चलते ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। जितना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए वो उतना तब भी स्टेबल नहीं होता, ठीक है। चाहे इस कार्बन sp की जगह यदि ऑक्सीजन भी आ जाता तब भी वो उतना स्टेबल नहीं होता जितना कि इसको रेजोनेंस कर देगा स्टेबलाइज, ठीक है। तो ये एकदम बहुत ही भयानक तरीके से स्टेबलाइज हो जाता है रेजोनेंस से। सो ये सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो CH3 CHO, ठीक है, ये सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन मिला लेते हैं, C मोर देन, D मोर देन, A मोर देन B, ठीक है, CDAB, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर देखना है CDAB, ठीक है। तो ये हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायंस इज द मोस्ट स्टेबल, ठीक है। देखिए, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी आपको देखना है, तो उसमें आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको उसमें देखना है कि उसका रेजोनेंस कितना हो रहा है, मतलब उसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है कि नहीं, और उसमें आपको देखना है उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है, ठीक है। क्या देखना है आपको, रेजोनेंस, और आपको देखना है हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये दोनों आपको देखना है, ठीक है। अब इसमें देखिए ना, आपको एक सिंपल, ठीक है, इसमें आपको ये सब कुछ देखने का जरूरत ही नहीं है। देखिए इन सब में देखिए ये सब ऐसे ही, ये सब वेले पड़े हुए हैं, ये सारे कार्बोकैटायंस, ठीक है, ऐसे ही ये सब पड़े हुए हैं। इसमें देखिए, इसमें आपका रेजोनेंस प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक एलाइलिक कार्बोकैटायन है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी से। एलाइलिक कार्बोकैटायन इज स्टेबल देन 3 डिग्री, मोर देन 2 डिग्री, मोर देन 1 डिग्री। तो एलाइनिक इज द मोस्ट स्टेबल, ठीक है, चाहे अब यहाँ पर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कुछ भी हो जाए, एलाइनिक इज द मोस्ट स्टेबल। तो यहाँ पर आपको ना तो रेजोनेंस का देखना पड़ा, ना तो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन का देखना पड़ा, कुछ भी नहीं देखना है, आंख बंद करके कर दीजिए, एलाइनिक इज द मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन यदि आपको इनकेस कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मिलता है तो उसमें आपको ये सब अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये क्या होता है, देखिए ये भी आप 11-12 से पढ़ते आते हैं, ठीक है ना। जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, ये तो यही वाला होता है, ET3AL TiCl4, है ना। इसमें मतलब एक्सप्लेन करने के लिए तो कुछ है नहीं, ठीक है, ये आपको या तो आएगा या तो नहीं आएगा, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, pyridine undergoes electrophilic substitution with fuming H2SO4 at elevated temperature, ठीक है, टू गिव क्या होता है, देखिए ये हम लोग, आपको pyridine का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, है ना। pyridine बेंजीन रिंग टाइप का ही होता है, बस एक नाइट्रोजन आ जाता है बीच में, ठीक है ना। ये बेंजीन रिंग है और नाइट्रोजन है। इसमें यदि हम लोग क्या डालते हैं, फ्यूमिंग, क्या डालेंगे हम लोग, फ्यूमिंग H2SO4, ठीक है, फ्यूमिंग H2SO4 हम लोग डाल रहे हैं। यदि हम ये डालेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर सल्फोनेशन हो जाएगा, है ना। ये तो आपको पता ही होगा, सल्फोनेशन हो जाएगा। सल्फोनेशन होने के बाद ये इसके मेटा पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है, यानी इससे रिलेटेड मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये इस पोजीशन पर आ जाएगा, जिसे हम लोग क्या नाम देंगे, pyridine 3 सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये इस पोजीशन पर आ जाएगा, और ये क्यों आएगा यहाँ पर, ये आप मुझे बताना, ठीक है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, pyridine 3 सल्फोनिक एसिड आएगा इसका प्रोडक्ट, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, इसीलिए ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमिनेशन रिएक्शंस विल गिव 1 ब्यूटीन एज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इन सब में हम लोग को क्या करवाना है, एलिमिनेशन करवाना है, ठीक है। अब आपको ना एक चीज गौर से देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, जो कि ट्रिक है, ये सब देखिए, ये सब नॉर्मल लिविंग ग्रुप है, ठीक है। ये क्या है आपके पास, बल्कि अनचार्ज्ड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। ये सब जो नॉर्मल जो लिविंग ग्रुप होता है उनके लिए हम लोग क्या फॉलो करते हैं, सेटजेफ रूल या फिर जेटसेफ रूल, जो भी आप बोले, सेटजेफ रूल फॉलो करते हैं, जो बताता है कि मोस्ट स्टेबल जो एल्कीन होगा दैट विल बी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल फॉर्म। मगर जो ये सारे चार्ज्ड लिविंग ग्रुप होते हैं ना, इनके ये जैसे कि ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट टाइप का, इनमें हम लोग कौन सा रूल फॉलो करते हैं, दैट इज हॉफमैन रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह देख लेना, हॉफमैन रूल फॉलो करते हैं। इसमें क्या बताता है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन
विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, इसका रीजन तो आप लोगों को पता होगा, खैर ठीक है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन से होता है, ये इसका स्टेरिक हिंड्रेंस से होता है। ठीक है, ये सब आपको पता होगा। तो इन सब में आप देखेंगे, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बताता हूँ। ये है हम लोगों के पास, ठीक है, मे बी OH। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसका एसिड देते हैं, मतलब एक H+ सोर्स है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से OH2 बन जाएगा। ठीक है, OH2 बन जाएगा। तो अब ये यहाँ से एलिमिनेट होगा, लेकिन एलिमिनेट होने के लिए इसके पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। ठीक है ना, तो यहाँ से 2 एल्कीन आपके पास फॉर्म होंगे। एक देखिए क्या होगा, एक तो ये वाला फॉर्म हो जाएगा, और एक क्या फॉर्म होगा आपके पास, ये वाला फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्या है, दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। और ये क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो क्योंकि एक नॉर्मल लिविंग ग्रुप है, सो दिस वुड बी द मेजर प्रोडक्ट। मगर ये किसके लिए मेजर प्रोडक्ट होगा, जब भी हम लोग के पास कोई ऐसा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट टाइप का कोई हम लोग के पास लिविंग ग्रुप आएगा। ठीक है, तब ये वाला आपके पास मेजर प्रोडक्ट होगा, है ना। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है ये, क्योंकि इसमें हॉफमैन प्रोडक्ट शो अप होगा। ठीक है, अब चलिए मैं आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर बता ही देता हूँ, आपको भी ढूंढना ना पड़े। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो पिरिडीन होता है, ठीक है, दिस इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपको ये पता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए ये क्या करता है, ये जो 2 पोजीशन 4 पोजीशन, ठीक है, ये 2 4 6 पोजीशन ये सब जो होता है, ठीक है ना, ये जो 2 4 पोजीशन होते हैं, इन सब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन होता है, इन सब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है दैट डिक्रीजेस। ठीक है, यानी कि ये रिंग यहाँ से डीएक्टिवेट हो जाता है। तो इसके कारण ये मेटा पोजीशन पर जो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो नॉर्मल होता है, मतलब इनके कंपैरिजन में यहाँ पर ज्यादा रहता है। इसीलिए इस मेटा पोजीशन पर ही इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तब भी मैं बोलूंगा आप लोग और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, आपको हर कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 48। इसमें क्या बता रहा है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स बाय रिएक्शन विथ। ठीक है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, यानी कि आपको क्या बता रहा है, ये सपोज हम लोग के पास एक कोई एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को हम लोग कैसे देख सकते हैं, मे बी मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया। देखिए ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर यदि हम लोग R रख सकते हैं या फिर H रख सकते हैं, ये हम लोग के पास हो गया एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, इसको भूल जाइए अब तक, अब के लिए। इसमें हम लोग क्या, इसमें हम लोग कुछ देंगे, ठीक है, कुछ तो यहाँ पर हम लोग देंगे, क्या देंगे वो नहीं पता। उससे हम लोग के पास क्या बनेगा, 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, क्या बनेगा, देखिए डाइकार्बोनिल बोला है, और 1,2 मतलब बगल, मतलब एडजेसेंट पोजीशंस पर बनेगा डाइकार्बोनिल। ठीक है, ये हम लोग को देना है। ठीक है, तो इससे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर आपको इसका ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, और ये ऑक्सीडेशन किससे हो पाता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ ACO2। ठीक है, ACO2 के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज ACO2 कैन ऑक्सीडाइज द अल्फा पोजीशन और कार्बोनिल ग्रुप इनटू 1,2 डाइऑल। ठीक है, एंड हियर इन रिएक्शन एंड सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस। ठीक है, तो मैं एकदम डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। ठीक है, इन रिएक्शन भी होगा, फिर सिग्माट्रोपिक रिएक्शन होगा। ठीक है, वो सब होने के बाद फिर आपका ये कन्वर्ट होकर ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ACO2 आपको पता है पेरिसाइक्लिक में हम लोग इसे बहुत पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन रिएक्शन, सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, ये सब पेरिसाइक्लिक में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसका हम लोग का जो आंसर हो जाएगा दैट वुड बी इक्वल्स टू सेलेनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हो जाएगा सेलेनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, which of the following haloalkanes will undergo hydrolysis most easily। ठीक है, कौन अच्छे से हाइड्रोलिसिस शो करेगा। ठीक है, देखिए हम लोग के पास क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहला, ठीक है, CH3 CH3 CH3, 3 CH3 है। ठीक है, ये हम लोग का यदि कार्बन है, ठीक है, ये हम लोग का कार्बन है, इससे हम लोग के पास 3 CH3 जुड़ा है। ठीक है, और अच्छे से मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, यह है हम लोग के पास कार्बन,
इससे जुड़ा 3 CH3 है और एक Cl है, ठीक है। ऐसे यानी कि इसको मैं पकड़ लेता हूं एज इफ X, ठीक है। अब ये X क्या क्या है, X दिया है आपको FCl Br, ठीक है, ये दिया है आपको, है ना। और एक आपको दिया गया है I, ठीक है। इनमें आपको बताना है कि ये हाइड्रोलिसिस का रेट इसमें सबसे ज्यादा होगा। इसमें आपको किस चीज में आपको इसमें डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। ये जो CCH3 है ये तो हर एक के लिए कॉमन है। जो आपको मेन डिफरेंस दिख रहा है दैट इज CX बॉन्ड, ठीक है, CX बॉन्ड, ठीक है। तो यहां से यदि हाइड्रोलिसिस करवाना है तो इसके लिए हम लोग को 2 फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। एक क्या है, हम लोग को देखना पड़ेगा CX बॉन्ड स्ट्रेंथ, CX बॉन्ड स्ट्रेंथ, और एक देखना पड़ेगा हम लोगों को इसमें लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। क्या देखना पड़ेगा, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, ठीक है। यानी कि कोई यदि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हुआ तो फिर वो जल्दी से टूटेगा नहीं, और यदि कोई अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं हुआ तो भी वो जल्दी से जाएगा नहीं। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी में क्या है, देखिए FCl I Br, ठीक है। इन सब में कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, दैट इज I, ठीक है। I मोर देन Br माइनस, मोर देन Cl माइनस, मोर देन F माइनस, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी में कौन विजेता हुआ, I माइनस विजेता हुआ, ठीक है। दूसरे स्टेट में देखिए CX बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। अच्छा, ये आप सभी लोगों को पता है कि यदि बॉन्ड लेंथ यदि ज्यादा हुआ तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन होता है ना। और ये आपको पता है कि ये जो आई है आयोडीन, इसका साइज बहुत ज्यादा होता है। तो इसके साथ जब हम लोग कार्बन के साथ इसका बॉन्ड करेंगे तो ना ये बॉन्ड डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, ये बॉन्ड लेंथ वेरी हाई हो जाता है, इसीलिए इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी किसका कम हुआ, देखिए CI, ठीक है, ठीक है, CI लेस देन CBr लेस देन CCl लेस देन CF, ठीक है। तो इसमें भी कौन विजेता हुआ, CI यानी कि आयोडीन विजेता हुआ, ठीक है। क्योंकि जितना कम बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा उतना जल्दी से ये लीव कर जाएगा, और जितना ज्यादा ये लिविंग ग्रुप अच्छा होगा उतना ही ये अच्छे से लीव कर जाएगा, है ना। तो इसमें ज्यादा चाहिए, इसमें कम चाहिए, और दोनों में ही कौन विजेता हुआ हम लोगों के पास, आयोडीन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन, ठीक है। तो यदि ये CH3 CI होगा तब ये बेस्ट हाइड्रोलिसिस शो करेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिएक्टेंट M इन द रिएक्शन बिलो, ठीक है। M के साथ हम लोग NaNH2 लिक्विड अमोनिया, है ना। तो ये है Na इन लिक्विड अमोनिया, वो दे रहा है ये वाला कंपाउंड, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये M क्या है, ठीक है, ये M क्या है ये आपको बताना है ना। तो देखिए इसके लिए ना 2 पॉसिबिलिटीज हो सकता है, ठीक है। अच्छे से देखिए मेरी बात को, ये क्या होता है, बर्च रिएजेंट होता है ना। इसमें हम लोग किसके थ्रू जाते हैं, बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू जाते हैं। किससे जाते हैं, बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू जाते हैं, ठीक है। बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू हम लोग प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आप अज्यूम कीजिए आपके पास आपके पास एक रिएजेंट है, ठीक है। ये आपके पास सबस्ट्रेट हो गया, यहाँ पर OCH3 आपके पास है ऑर्थो पोजीशन में ब्रोमीन। इसमें हम लोग क्या डालेंगे, Na, ठीक है, NaNH2 डाल देना, ठीक है। Na इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है, Na इन लिक्विड अमोनिया इसमें हम लोग डालेंगे। तो सबसे पहला आपके पास एक बेंजाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा ये, ठीक है। अब इसमें जब आप NH2 डालेंगे, ठीक है, इसमें जब आप NH2 डालेंगे तो ये 2 पोजीशन पर ये बॉन्ड ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बेंजाइन बन चुका है, ठीक है। एक तो यहाँ पर ये NH2 बन सकता है, या फिर यहाँ पर ये NH2 बन सकता है। सो दिस पोजीशन इज ऑल्सो फॉर NH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OCH3। और इसमें से हम लोग को ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, ये
मेटा पोजीशन पर NH3, तो वो तो हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक हम लोग का सबस्ट्रेट हो सकता है। अच्छा, एक और कौन सा सबस्ट्रेट पॉसिबल है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बेंजाइन बन रहा है ना, तो इससे रिलेटेड से ही आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, कि यहाँ पर कौन सा सबस्ट्रेट हो सकता है, ठीक है। ये है OCH3। यहाँ पर यदि हम लोग ब्रोमीन लगा देते हैं, फिर से यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, NaN लिक्विड NH3 देंगे, NaN लिक्विड NH3, ठीक है, ये देंगे हम लोग। तो यहाँ से फिर से ये वाला ब्रोमीन यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, यहाँ से ब्रोमीन हट जाएगा, किस फॉर्म में हटता है, NaBr, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा OCH3, ठीक है, और ये यहाँ से फिर से बेंजाइन बन जाएगा, ठीक है, ये फिर से बेंजाइन बन जाएगा, फिर से हम लोग को वैसे ही टाइप के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और इसमें तो आपके पास 3 प्रोडक्ट्स और होंगे, ठीक है, क्योंकि इसी का एक कैनोनिकल फॉर्म भी होता है, ठीक है। इसका एक कैनोनिकल फॉर्म क्या होगा, ये वाला बेंजीन, ये वाला यहाँ पर एक ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप फर्दर ये करेंगे तो यहाँ पर आपके पास देखिए कैसा आपके पास स्ट्रक्चर आएगा, ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक्टिव साइट्स कौन कौन से हो जाएंगे, है ना, मैं वो बता रहा था कि यहाँ पर एक्टिव साइट्स आपके पास कौन से हो जाएंगे, ठीक है। वो देखिए आपके पास इस पैरा पोजीशन पर आ सकता है NH2, इस मेटा पोजीशन पर आ सकता है, इस ऑर्थो पोजीशन पर NH2 आ सकता है, ठीक है। तो ये 3 यहाँ से आपके पास स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, है ना, आपके पास 3 स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। एक आपके पास हो जाएगा पैरा पोजीशन पर NH2, एक हो जाएगा आपके पास मेटा पोजीशन पर NH2, ठीक है, और एक आपके पास हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर NH2, और यहाँ पर आपके पास रहेगा OCH3 और OCH3, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग को जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था वो क्या था, पैरा हम लोग, सॉरी पैरा बोल रहा हूँ, मेटा। तो मेटा हम लोग को मिल रहा है क्या, हाँ मेटा मिल रहा है। तो इसके केस में भी मेटा मिला, इसके केस में भी मेटा मिला, ठीक है। तो दोनों ही केस में हम लोग को मेटा मिल रहा है, ठीक है ना। और इन्हीं को हम लोग क्या नाम देते हैं, ब्रोमो, ठीक है, क्योंकि ब्रोमो डेरिवेटिव मतलब ब्रोमिनेशन हुआ है इसका, और ये जो बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 रहता है इसे हम लोग नाम देते हैं एनिसॉल, ठीक है। तो ब्रोमो एनिसॉल, ठीक है। और ये ऑर्थो और मेटा, ठीक है, ये वाला हो गया इसका ऑर्थो, ये वाला हो गया इसका मेटा। तो दोनों पोजीशन के लिए ये अवेलेबल है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो आज के लिए हम लोग इसी क्वेश्चन तक रखते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।